चिंतित रही, सरकार को लगातार सकारात्मक सुझाव देती रही। कल सुबह भी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। कल ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक थी। वहां कांग्रेस अध्यक्षा ने सरकार से दो मांगे रखी। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की जो है वो मीटिंग बुलाई जाए और दूसरी एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हालांकि आश्चर्य होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी चिंता है ये आधारहीन नहीं है। आज जो है दुनिया की दो विश्वसनीय संस्थाएं, एक अपने घर की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया है जो कांग्रेस पार्टी और उनका नेतृत्व लगातार कहता रहा है। और दूसरी तरफ लैंडसेट, आप सब भली भांति परिचित हैं कि सबसे दुनिया का प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है, रिस्पेक्टेड भी है। उसने भी वही बातें कही जो कल राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था। इसी बात पर विस्तार से आपको बताने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, महासचिव, हमारे प्रभारी श्री अजय माकन जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आपको ब्रीफ करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे अभी प्रणव झा जी ने बताया कि कैसे कल राहुल जी ने अपना एक पत्र नरेंद्र मोदी जी को लिखा और एक दिन के बाद ही आज द लैंसेट, जो 1823 में स्थापित मेडिकल जर्नल है, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है जो यूके से निकलता है, द लैंसेट के एडिटोरियल ने भारत सरकार को 3 सुझाव मुख्यतः दिए हैं और वो तीनों के तीनों वही सुझाव हैं जो राहुल जी ने कल नरेंद्र मोदी जी को दिया था। तो नरेंद्र मोदी जी अगर राहुल जी की आप सुझावों को लगातार, जो कि पिछले साल फरवरी से देते आ रहे हैं, आपने उसको सीरियसली नहीं लिया, तो आज देखिए देश किस हालात में कहां पर पहुंच गया। तो कम से कम द लैंसेट का एडिटोरियल के जो सुझाव हैं वो आप कम से कम मान ले। द लैंसेट ने ये कहा है जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, राहुल जी ने भी कल उस बात को कहा। लैंसेट ने कहा कि अपनी डेटा को छिपाइए मत, ट्रांसपेरेंट डेटा होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है इस टाइम के ऊपर, और भारत अपनी डेटा को छिपा रहा है, ये लैंसेट ने कहा है। और राहुल जी ने भी कल इस बात को कहा। तीसरा, राहुल जी ने कहा कि यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन, सभी के लिए वैक्सीनाइजेशन होनी चाहिए और सस्ती दरों पर या फ्री वैक्सीनाइजेशन होनी चाहिए। वही बात द लैंसेट ने भी कही है। तो कम से कम राहुल जी की बात अगर नहीं मानते तो द लैंसेट की बात मान ले। द लैंसेट ने ना केवल सुझाव दिए हैं बल्कि बड़ी कड़ी टिप्पणियां द लैंसेट के एडिटोरियल ने मोदी सरकार के खिलाफ करी। मैं इसमें से एक पैराग्राफ कम से कम मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, और ये दिल दहला देने वाली उनकी भविष्यवाणी एक तरीके से है। और उन्होंने ये कहा है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है, एक और संस्था का नाम लेते हुए अभी मैं आपको बताऊंगा, अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 अगस्त तक हमारे देश के अंदर 10 लाख लोगों की कोविड के चलते मृत्यु हो जाएगी। यानी अब से और 1 अगस्त के बीच में 7.5 लाख से भी अधिक लोग इन 80 दिनों के अंदर अंदर कोविड से उनकी मृत्यु हो जाएगी, यह अनुमान लगाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी त्रासदी को हम सबके सब लोग फेस कर रहे हैं। और दूसरा, द लैंसेट ने यह भी कहा है कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित त्रासदी है, जो कि हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित और मोदी सरकार निर्मित त्रासदी है, ये द लैंसेट ने अपने एडिटोरियल के अंदर कहा है। और मैं आपको वो पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, द लोकल गवर्नमेंट्स हैव बिगन टेकिंग डिजीज कंटेनमेंट मेजर्स, बट the federal government has an essential role in explaining to the public the necessity of masking, social distancing, halting mass gatherings, voluntary quarantine and testing. Modi's actions in attempting to stifle criticism and open discussion during the crisis are inexcusable. The Institute for Health Metrics and Evaluation estimates that India will see a staggering 1 million deaths, 10 lakh mrityu from COVID-19 by August 1st. If that outcome were to happen, Modi's government would be responsible for presiding over a self-inflicted national catastrophe. मानव निर्मित, खुद के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय आपदा को मोदी सरकार उसको प्रिसाइड कर रही होगी, ये जो है द लैंसेट ने कहा है। India squandered its early successes in controlling COVID-19. Until April, the government's COVID-19 task force had not met in months.
अप्रैल तक के भारत सरकार की कोविड टास्क फोर्स कई महीनों से मिली ही नहीं। ये द लैंसेट का जो इंटरनेशनल का नंबर 1 मेडिकल जर्नल है वो ये कह रहा है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट डिसीजंस आर क्लियर बिफोर अस एंड इंडिया मस्ट नाउ रीस्ट्रक्चर इट्स रिस्पॉन्स व्हाइल द क्राइसिस रेजेस। आगे बहुत महत्वपूर्ण है जो कहा है, द सक्सेस ऑफ दैट एफर्ट will depend on the government owning up to its mistakes, providing responsible leadership and transparency, and implementing a public health response that has science at its heart. यानी कि सरकार को सबसे पहले अपनी गलती स्वीकारनी होगी। सरकार को अपनी गलती स्वीकार करके आगे बेहतर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा जिसके पीछे साइंस हो, ना कि केवल लोगों को किस तरीके से प्रभावित किया जा सके, बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषण नहीं, साइंस होना चाहिए। यह द लैंसेट मैगजीन के एडिटोरियल ने कहा है। भारत सरकार को सुझाव भी दिया है और भारत सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है। और भारत सरकार, और इसके अंदर तो डॉक्टर हर्षवर्धन के भी खिलाफ में कई चीजें कही गई हैं, सरकार के खिलाफ कई चीजें कही गई हैं, आप लोग खुद इसको देख सकते हैं। लेकिन जहां पर एक तरफ द लैंसेट इंटरनेशनल जर्नल ने भारत सरकार की खिंचाई करी है, सुझाव भी दिए हैं, वहीं पे भारत के अंदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो 1928 के अंदर से स्थापित करी गई है, 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसी तरीके से जो 1823 के को स्थापित द लैंसेट और 1928 को स्थापित द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इतनी पुरानी संस्था, उसने भी सुझाव दिए हैं। उसने तो ये कहा है कि पूरा का पूरा चिकित्सा प्रशासन भारत का, उसके अंदर फेरबदल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नया मंत्रालय बनाया जाना चाहिए और बेहतर नया मंत्री होना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये मांग करी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कि डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया जाए, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर को हटाया जाए। यह मांग हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने करी। तीसरी मांग उनकी है कि हमारी मेडिकल जो खर्चा है, बजट है, मेडिकल बजट, वो 1% से बढ़ा करके जीडीपी का 8 से 10% कर दिया जाए। चौथी उनकी मांग है कि सार्वजनिक टीकाकरण सभी लोगों के लिए टीकाकरण होना चाहिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, सस्ते दर के ऊपर, अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर होना चाहिए। ये 4 मुख्य मांगे हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने करी हैं और ये मैं दोहराना चाहता हूं आपको। सबसे पहले कि पूरा चिकित्सा प्रशासन फेरबदल होना चाहिए, नया मंत्रालय, बेहतर मंत्री होना चाहिए, ये मंत्री हटाया जाना चाहिए, 1% से बढ़ा करके जीडीपी का 8 से 10% हमारा पूरा बजट होना चाहिए, हेल्थ बजट, और सार्वजनिक टीकाकरण सभी लोगों के लिए, यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन सस्ते दर के ऊपर होना चाहिए। ये 4 मुख्य मांगे हमारी आईएमए ने करा। लेकिन आईएमए ने केवल ये 4 मांगे नहीं करी हैं, जो उन्होंने बहुत बड़े प्रश्न उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा है कि पिछले 20 दिन से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कंप्लीट लॉकडाउन की मांग कर रही है और ये लॉकडाउन कोई छोटा मोटा 1-2 दिन का लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं होना चाहिए रात का, ये 10 से 15 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होना चाहिए। ये मेडिकल एसोसिएशन ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग करी है। फिर उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन की कोई तैयारी नहीं है, कोई पर्याप्त स्टॉक्स हमारे यहाँ पे नहीं है। भारत के अंदर उन्होंने कहा कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो को हम अगर भगा पाए तो तभी हम भगा पाए जब हम सर्वजन मुफ्त टीकाकरण अभियान हम कर पाए। तो अब क्यों नहीं सर्वजन मुफ्त टीकाकरण अभियान अब क्यों नहीं हो रहा, ये आईएमए का कहना है। और 35,000 करोड़ रुपए का जब बजट है तो 35,000 करोड़ रुपए के बजट से आसानी से 200 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सकता है, ये हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा। पिछले 7 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर टीके खत्म है, वैक्सीनेशन खत्म है, ये हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है। ऑक्सीजन के बारे में उनका कहना है कि निर्माण हो रहा है परंतु मरीजों को उपलब्ध नहीं, यही बात हमने भी कही है। उनका ये कहना है कि सरकार सो रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन के बांटने का काम कर रहा है। ये हैरानी की बात है और हम सब के सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार अपने कार्यों में विफल हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना पड़ रहा है। फिर हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो एक तरीके से हमारे द लैंसेट ने भी कहा है कि इस पूरी महामारी में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनल संगठनों को से सरकार और मंत्रियों की कोई बातचीत नहीं हो रही और सरकार और मंत्री हेल्थ केयर प्रोफेशनल से और प्रोफेशनल संगठनों से कोई बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। हमारे आईएमए ने जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करी है
और अगर आप ये सारी की सारी चीजें देखें तो ये सारी बातें वही हैं जो राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पत्र लिख करके बार बार मांग करी, जो द लैंसेट मैगजीन ने अपने एडिटोरियल में लिखा, और वही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज मोदी को लिख करके, केंद्र सरकार को लिख करके ये बात कर रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि पारदर्शिता का अभाव है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स को कोविड पॉजिटिव नहीं मानते। उनका मानना है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाने के बाद अगर सीटी स्कैन के अंदर मरीज के इस तरीके से नजर आता है कि कोविड से संबंधित निमोनिया उसको है, तो उसको भी कोविड पॉजिटिव माना जाए। और हॉस्पिटल्स में आईएमए का कहना है कि सैकड़ों मौतों को कोविड नहीं माना जा रहा है जो कि कोविड से हो रही, और इस तरीके से मौतों के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। यही द लैंसेट ने कहा, यही राहुल जी और कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है, और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। और इसी वजह से आईएमए का कहना है कि इंश्योरेंस का फायदा जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं उनको नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि दवा की कमी है, मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा हो रही है। इस प्रकार की स्थिति हमारे देश के अंदर फैली हुई है। ये आईएमए ने 2 पेज का लेटर लिखा है। बहुत सारी शिकायतें, जैसे मैंने कहा आपको, बहुत सारी शिकायतें आईएमए ने करी है, बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं, और मुख्यतः आईएमए की जो 4 सुझाव हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि दोबारा से हमारे देश के अंदर फिर से एक तरीके से रीऑर्गेनाइज करा जाना चाहिए हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, और साथ साथ में हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री को और हेल्थ मिनिस्टर दोनों को चेंज करके नया लाया जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन हमारी होनी चाहिए। फिर उनका कहना है कि जीडीपी का 1% से बढ़ा के 7 से 8% आज के समय में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए ये बजट हमारा होना चाहिए, ताकि हमारे वैक्सीन की, ड्रग्स की, मैन पावर की शॉर्टेज हमारी दूर हो सके। ये हमारे आईएमए का कहना है। तो हम लोग सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आज आईएमए ने भी आपको चिट्ठी लिखी है, द लैंसेट ने अपने एडिटोरियल के अंदर सरकार को सलाह दी है। आप इससे पहले आप लोगों को प्रमुख विपक्ष पार्टी के सबसे बड़े नेता हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सभी के सभी जब चिट्ठी लिखते रहे तो आपके कान पे जू नहीं रेंगती रही। आप लोग बदतमीजी वाला जवाब आप लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी के जवाब में आप देते रहे। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपको सुझाव कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने दिए, वही सुझाव आज हमारे द लैंसेट जर्नल ने और साथ साथ के अंदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी वही सुझाव दिए हैं। तो कम से कम आप उनको क्रेडिट दे करके, द लैंसेट को क्रेडिट दे करके, हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को क्रेडिट दे करके आप कांग्रेस को क्रेडिट मत दीजिए, लेकिन उनके सुझाव तो आप मानिए, ताकि हमारे देश के अंदर इस कोरोना महामारी को हम लोग इससे छुटकारा पा सके। नहीं तो जैसे द लैंसेट ने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इफ दैट आउटकम वर टू हैपन, Modi's government would be responsible for presiding over a self-inflicted national catastrophe. Self-inflicted national catastrophe. मोदी साहब, ये कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलामिटी नहीं, सेल्फ-इन्फ्लिक्टेड नेशनल कैटास्ट्रफी है। सेल्फ-इन्फ्लिक्टेड नेशनल कैटास्ट्रफी, अपनी खुद की स्वयं द्वारा निर्मित, मोदी सरकार द्वारा निर्मित, आप ये प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित आप त्रासदी के तरफ आप हमारे देश को लेकर के जा रहे हैं। तो कम से कम आप द लैंसेट और आईएमए के सुझाव माने, यह कांग्रेस पार्टी आपको कहना चाहती है, और इसीलिए यह प्रेस वार्ता हमने आज यहां पर बुलाई है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्या आपको अंग्रेजी में आवश्यकता है किसी को फॉर्मुलेशन की, या हम सीधे सवाल जवाब पर चले जाएं? मेरे ख्याल से सीधे सवाल जवाब पे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोट किया है which can be used for your English reportage। मैं पहला सवाल लेता हूं मोहित राज दुबे जी का, न्यूज नेशन से। मोहित जी, प्लीज सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार, मोहित राज दुबे बोल रहा हूँ। नमस्कार मोहित जी। सर, आपने अभी जो सवाल उठाया है कि जो स्थितियां हैं कोरोना महामारी को लेकर वो हाथ से निकल चुकी हैं, लैंडसेट ने भी जिस तरीके से आर्टिकल में अपने लिखा है उससे भी ये कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि अब देश में मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई है? WHO को टेक ओवर ऐसी स्थितियों में कर लेना चाहिए, क्योंकि मौतों का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 लाख से ज्यादा जो संक्रमण के मामले हैं प्रतिदिन आ रहे हैं। देखिए, सरकार अगर ये सब के सब कार्यों को करती है तो मेरे ख्याल से सरकार अगर ये सब कार्य करती है तो अभी भी समय है कि हम लोग इस महामारी को हम लोग रोक सकते हैं।
हेल्थ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। लेकिन अगर सरकार जो है जैसे द लैंडसेट और जो दूसरी साइंटिफिक कम्युनिटीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, और इससे पहले भी राहुल जी ने भी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी जो जो सजेशंस दिए हैं, अगर वो सरकार उनको माने तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मान लीजिए अगर वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के लिए अगर वैक्सीन को और प्रोड्यूस करने की जरूरत है, इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप कंपलसरी लाइसेंसिंग आप इशू करिए। अब साथ साथ के अंदर ऑक्सीजन के बेहतर बांटने की जरूरत है। तो ये सब चीजें सरकार अगर सब एक्सपर्ट से बात करके, अपने आंख कान दिमाग खोल करके सब लोगों से बात करे और क्रिटिसिज्म सुनने का मादा रखे, तब ये सरकार कर सकती है। और ये कोई मुश्किल नहीं है। राहुल जी भी जो सजेशन देते हैं, राहुल जी कोई अपने अपने मन से सोच के सजेशन नहीं देते, राहुल जी इंटरेक्ट करते हैं। राहुल जी जो एक्सपर्ट्स हैं, वर्ल्ड ओवर के एक्सपर्ट्स, उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और उस चर्चा से जो निकल करके आता है वो जो है उसके बाद में मोदी जी को अपने तरफ से सुझाव के तौर पे देते हैं। और वही चीज आज द लैंडसेट ने भी कहा, वही बात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रोफेशनल्स कह रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि अगर ऑपोजिशन की तरफ से कोई भी अगर मेहनत करके, सब लोगों से बात करके अगर कोई सुझाव देता है तो उसकी तरफ आंख बंद नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सर। अगला सवाल सिद्धार्थ ANI से। सिद्धार्थ जी, उसके बाद कार्तिकेय शर्मा जी आपके पास। सर, एक ये बात सामने आई है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन के ऊपर 5% GST चार्ज कर रही है सरकार। राजस्थान सरकार के मंत्री ने इस बात पे बयान भी दिया है कि 5% GST जो लगाया जा रहा है वैक्सीन पे, लगभग 3.25 करोड़ वैक्सीन खरीदी राजस्थान सरकार ने, जिसके ऊपर 56 करोड़ रुपए एज अ GST दिया गया है। और 7.5 करोड़ जो है लोगों को वैक्सीन चाहिए, राजस्थान के लोगों को वैक्सीनेट करना है, और 112 करोड़ रुपए उसकी वैक्सीनेशन के ऊपर जो टैक्स, वैक्सीन के ऊपर टैक्स है एज ए GST केंद्र सरकार लेगी। और अगर ये टैक्स हटा दिया जाता है, GST हटा दी जाती है, तो 36 लाख एक्स्ट्रा वैक्सीन खरीदी जा सकती है। तो इसको कैसे देखते हैं, और कांग्रेस पार्टी इसको बड़े लेवल पर उठाएगी क्या? देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब सोनिया जी ने सभी कांग्रेस रूल्ड चीफ मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और कांग्रेस के समर्थक जहां जहां पर हमारा शासन है वहां के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग जब लिया, तो उस मीटिंग के अंदर GST हटाए जाने की बात करी गई। और उसी समय के ऊपर सोनिया जी ने चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी के अंदर ये कहा गया कि GST हटाया जाए। कांग्रेस के वर्किंग कमेटी ने भी जब डिस्कशन किया तो उसके अंदर भी हम लोगों ने ये मांग करी कि GST को हटाया जाना चाहिए। जितने भी कोविड से संबंधित, ना केवल वैक्सीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, दवाइयां, सभी के ऊपर जो इस वक्त GST लग रही है, सभी के ऊपर से GST हटाया जाना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि केंद्र सरकार अभी राज्य सरकारों से GST लेगी, उसके बाद उस GST से वैक्सीन खरीद करके फिर वापस देगी। तो ये पूरा का पूरा चक्कर किस लिए चल रहा है? अगर वही केंद्र सरकार जब अगर GST नहीं लेगी तो उतने ही पैसे एक्स्ट्रा के साथ में वही राज्य सरकारें जो हैं वो फालतू वैक्सीन खरीद लेंगी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये सरकार को मेरे ख्याल से इन सब चीजों के अंदर सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने डिमांड कर लिया, भाजपा के कोई मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से डिमांड कर सके, तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा। नहीं तो कोई कारण नहीं है। कोई भी समझदार आदमी को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कम से कम वैक्सीन के ऊपर तो केंद्र सरकार GST ना ले। और एक तरफ जब केंद्र सरकार जो 50% वैक्सीन है उसको भेजने का दावा और उसके भेजने की कोशिश भी कर रही है, तो फिर GST किस लिए ले रहे हैं? Mr. Makan, I have 2 questions. My first question is that last year, Mr. Gandhi had very specifically asked for that the states are empowered to take decisions at localized levels when it comes to lockdowns and containment. So why should Centre be taking a decision on which chief ministers are very well aware of? So so I would like a response from you on the change and demand for the national lockdown. And secondly, you would be aware, Mr. Makan, that the economy has already shrunk. People have lost jobs. The data shows that more than 75 lakhs have gone out of the window and they will not be coming back. So if we go for a national lockdown,
how do we account for the fact that the people who are again going to lose the job will get it back? Well, I think if you look at what the IMA is asking, if you look at what the Lancet has said, both the Lancet and the IMA, both are the professional, in a way, professionals who have given suggestions based on their professional knowledge. And no one would disagree that human lives are the costliest. There's nothing more costlier than the human lives. And when it comes to human lives, if suppose the Lancet says, if suppose the IMA, since last 20 days, they are saying that there should be a complete lockdown, what more do you want? If suppose the IMA, the Indian Medical Association, which is the professional body, if suppose the Lancet, which is again, you can say the editorial of Lancet is saying so. It is a peer-reviewed journal, which is one of the most reputed journal of the world. So if the most reputed journal of the world is saying that we should go in for a complete lockdown, and in between this complete lockdown, we should ensure full vaccination of our entire population. So if such things are coming from the professionals, so I don't think that any further question is required. So that is why at this juncture we are saying that the central government should come forward and declare a complete national lockdown with a rider that it should be with nyay. In Hindi I always say कि लोग जो हैं महामारी से मृत्यु होती है या भूखमरी से मृत्यु होती है. People should not die either from hunger or from pandemic. So it is the duty of the national government to ensure that people do not die either from pandemic or from hunger. So this is the duty of our national government. They have to ensure that bhukmari ya mahamari dono mein se kisi se mrityu na ho. This is what we are saying. Yes, I hope it satisfies you, Kartikeya. The other question. Other question was, since we were talking about national lockdown, we have seen the economy has already shrunk. Lakhs of people have lost jobs. The worst affected are women who have not got their jobs. These are the data provided by the government and professional agencies. So if we go for a national lockdown, even if a prestigious institution like Lancet and other agencies argue, how do we account for economic imperative where poor people will face the biggest brunt of it, sir? Absolutely, you are absolutely right. That is why I am saying that people should not die either of pandemic or of hunger. So the central government should ensure that 6,000 rupees a month is put into the accounts of such people. So that is what is our regular demand. And this is something which can be done. So instead of handing over money to rich people, to crony capitalists, instead of handing over money to crony capitalists, the money should be handed over to the poorest of the poor. Why shouldn't the government hand over 6,000 rupees a month to the poor people so that they can tide over the present crisis, so that they don't die of hunger? The lockdown is important because people shouldn't die because of pandemic. But 6,000 rupees is also equally important so that people don't die of hunger. जी सर, अगला सवाल कोई हो तो पूछे. जी सर, पूछ सकता हूँ. जयेंद्र. जयेंद्र, हाँ आइए पूछे. जी, थैंक यू सर. मागन सर, मेरा सवाल आज के विषय को लेकर नहीं है. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और पिछले दिनों में और फिजूल खर्ची करार दे रहे हैं. राहुल गांधी ने भी हमला बोला सरकार पर कई बार. सरकार के मंत्री हरदीप पुरी ने एक तो सरकार की तरफ से ये बात रखने की कोशिश की कि ये कई सालों का मिला जुला एक बजट है जो जरूरी है. आप लोगों के ही कई सदस्यों ने पूर्व में नए संसद भवन के निर्माण की जरूरत बताई. और एक आप लोगों से उन्होंने सवाल पूछा है कि जब छत्तीसगढ़ में नया विधानसभा बन सकता है इसी दौरान, तो फिर नया संसद भवन फिजूल खर्ची कैसे है? तो क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? तो क्या केंद्र सरकार सारे वही कदम उठा रही है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार उठाती है या जो दूसरे राज्य सरकारें उठाती है? तो क्या केंद्र सरकार सारी वही कदम उठाती है? क्या केंद्र सरकार, क्या मोदी जी और हरदीप पुरी जो है वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों के हिसाब से काम करते हैं? हमारा सीधे के सीधे उनसे प्रश्न ये है, 18,000 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं, कई सालों के हिसाब से, कई सालों से भी इकट्ठा कर रहे हो या कितने भी सालों का बजट है, लेकिन खर्च तो अभी हो रहा है. तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप जो है अपना कटोरा लेकर के
सब लोगों से एक तरीके से कुछ कहीं से कुछ आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए, भीख मांग रहे हैं और खुद अपने लिए, अपने रहने के लिए आप 18,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और इतना 7-8 हजार करोड़ रुपया अपने हवाई जहाज के लिए आप खर्च कर सकते हैं और आपको गरीब लोगों को वैक्सीन देने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है, तो इस चीज को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ ने तो फ्री वैक्सीनेशन अनाउंस कर दिए, सबसे पहला छत्तीसगढ़ था, उसने फ्री वैक्सीनेशन अनाउंस करी है। छत्तीसगढ़ की वैक्सीनेशन रेट सबसे अच्छा है। तो क्या भारत सरकार सारी चीजें छत्तीसगढ़ के हिसाब से करती? छत्तीसगढ़ ने तो फ्री वैक्सीनेशन कर दी, तो आपने क्यों नहीं करी? छत्तीसगढ़ सबसे पहला स्टेट था जिसने फ्री वैक्सीनेशन अनाउंस करी है। फ्री वैक्सीनेशन करिए, आप लोगों को ऑक्सीजन दीजिए, लोगों के लिए आप जो है अपने बेड्स हॉस्पिटल्स के लिए बनाइए, 8% जीडीपी का बजट हेल्थ के लिए रखिए और फिर पैसे बचते हैं तो बनाइए अपना महल शान से। कोई और सवाल? हाँ सर, मेरे को पूछना है एक सवाल। हाँ संतोष जी। जी सर। हाँ पूछिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरे को ये पूछना है, दिल्ली में सबसे ज्यादा समस्या है और दिल्ली का सर आपको इतना एक्सपीरियंस है, दिल्ली के लिए सर आपके क्या सुझाव हैं? दिल्ली में ना तो बेड मिल रहा है लोगों को, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। आईटीबीपी का जो सेंटर खोला है वहां अब तक 50 डेथ हो गई है। तो दिल्ली के लिए सर, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को सर आपके क्या सुझाव हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने पिछला 1 वर्ष पूरा का पूरा खराब कर दिया। जो इन लोगों ने सेंटर्स खोले थे उसको बीच में डिसमेंटल कर दिया। इनको बॉम्बे से सीखना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। अभी उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में डिसेंट्रलाइज करने के बाद भी रिसोर्सेज उनके पास में नहीं है। तो सबसे पहले तो दिल्ली सरकार को सीखना चाहिए बॉम्बे से, और साथ में अपने नजदीक में राजस्थान देखें। राजस्थान में 37 पीएसए के यूनिट्स हॉस्पिटल्स के अंदर 37 सैंक्शन करे गए थे, जिसमें से 28-29 लग करके तैयार हो गए हैं, बाकी 8-9 भी फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। तो दिल्ली सरकार ने अब जो शुरू किया है पीएसए यूनिट्स लगाने, राजस्थान ने बहुत पहले शुरू कर दिया, और साथ में स्टोरेज टैंक्स भी राजस्थान ने 3 लगाए हैं, बॉम्बे ने भी 2 लगाए हैं। तो दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के लिए, और अगर तीसरी वेव आनी है तो उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। ऑक्सीजन के लिए दिल्ली सरकार को पीएसए यूनिट्स हर हॉस्पिटल के साथ में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ताकि कम से कम उनको टैंकर्स के ऊपर उनको डिपेंडेंट रहना पड़े। फिर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर वहां पे स्टोरेज टैंक्स होने चाहिए, ताकि एक साथ स्टोरेज करके कम से कम 1-1 हफ्ते के लिए उनके पास में ऑक्सीजन का होना चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि 1-1 दिन के लिए वो कम से कम टैंक्स के पीछे पीछे ना भागे। तो इस प्रकार की चीजें करनी चाहिए, और दिल्ली सरकार को सब लोगों से बात करनी चाहिए, ऑपोजिशन से भी बात करनी चाहिए, एक्सपर्ट से भी बात करनी चाहिए, और बात करने के बाद उनका कहना मानना भी चाहिए। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है। जी सिद्धार्थ बोल रहा हूं मैं जी। सर, अब इस वक्त आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन को लेके एक बड़ा जो है फैसला दिया है, एक नेशनल टास्क फोर्स के गठन का ऑर्डर दे दिया है, जो पूरे देश में जो ऑक्सीजन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको देखेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक ही करारा झटका है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे आके इस तरीके का ऑर्डर दिया है। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए, अभी आईएमए का भी यही कहना है, उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये सारी चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट ने कल भी केंद्र सरकार से कुछ नाम मांगे थे इस टास्क फोर्स में डालने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी कुछ नाम उन्होंने कहा था कि उनके पास में है इस टास्क फोर्स में डालने के लिए। तो लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स को अनाउंस कर दिया। मेरी समझ से टास्क फोर्स भी होना चाहिए, ऑक्सीजन का ऑडिट भी होना चाहिए, और ये सारी की सारी चीजें केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया है। ये भी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर जो है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसका मतलब कि सरकारें अपनी तरफ से पूरी तरीके से विफल हो रही हैं, और ये लंबे समय के लिए अच्छी चीज नहीं है। सरकारों के कार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खुद इतने प्रोएक्टिव हो कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट को दखल के देने की जरूरत ना पड़े।
तो ये बड़े दुख की बात है कि आज सरकारें हमारी पूरी तरीके से विफल हो गई हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देते हुए टास्क फोर्स बनाना पड़ रहा है। लेकिन हम टास्क फोर्स का स्वागत करते हैं और टास्क फोर्स हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में बेहतर ऑक्सीजन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और बेहतर ऑक्सीजन ऑडिट होगा ताकि ऑक्सीजन का सही तरीके से इस्तेमाल भी हो सके। सर थोड़ा शॉर्टली इन इंग्लिश आल्सो सर। We welcome the Supreme Court setting up of a task force for oxygen supply, but also it reflects the failure of the central government to act on its own. Today, the Indian Medical Association also in its press release has categorically said that the central government has failed as far as the oxygen supply or distribution is concerned. That is why the Supreme Court has to step in, and Supreme Court is seen more proactive in oxygen supply rather than the central government. The prime duty of the central government was the prime duty of the central government to ensure oxygen supply. Simultaneously, we also expect now that with formation of this task force, there'll be better coordination amongst the state and the center, and also oxygen audit would be carried out so that no oxygen is wasted, and oxygen as much as required is only supplied to the patients and to the hospitals. And there is no black marketeering of oxygen cylinders also. That at least has to be ensured by the task force and all the governments. Thank you, sir. अगला सवाल, आखिरी सवाल अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। अब्दुल बारी। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हेलो सर, कैन यू हियर मी? नमस्कार। सर ये जो बाहर से जो इमदाद आ रही है ऑक्सीजन से, कंटेनर वगैरह जो आ रहे हैं उस पर रिलायंस वगैरह का लिखा जा रहा है और इसके जो है तो सब वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, इससे हमारे देश की जो बाहर बदनामी हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसको रिलायंस का जो है तो बैनर लगाया जा रहा है, बाहर से ऑक्सीजन के टैंकर्स वगैरह आए हैं, सम ऑफ द कंट्रीज सेंड एज एड टू अस। देखिए, इसमें मुझे जानकारी नहीं है कि किस पे कौन से बैनर्स लगाए जा रहे हैं और वो क्या उनके कंपनी के खुद के हैं या दूसरे और कर रहे हैं। लेकिन हमारा इसमें सिर्फ एक बात ये कहना है कि जो भी बाहर से सामान और मदद आ रही है उसको पारदर्शी तरीके से उसको बांटा जाना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द उसको बांटा जाना चाहिए। आज आईएमए ने भी अपने प्रेस रिलीज में एक जगह पे ये मेंशन किया है कि जो बाहर से सामान आ रहा है वो अभी तक के जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो अगर ये बात सच है जो आईएमए ने कहा है तो ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि लोग जो है पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया बहुत ही दिल से भारत की मदद कर रही है और मदद करना चाहती है। और भारत को जो सामान बाहर से आ रहा है और वो अगर लोगों तक पहुंच नहीं रहा है जैसे आईएमए ने भी कहा है, तो ये बड़े दुख की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। Please say, sir, briefly in English. IMA also today, in its press release, has mentioned that whatever the aid is coming to India has not yet reached the patients. So this is something which is very important because world over, people want to help India. People want to help COVID patients in India. Unfortunately, whatever the aid is coming to India is not being properly distributed. So what we want is that central government should be forthcoming, should be transparent in distribution of aid which is coming to India from different countries. And not only be transparent, it should be quick also, because people are dying and COVID patients are not getting help in time, and it is lying at the airport. So this is something which shouldn't happen. It should be transparent, it should be quick, both. Thanks. Thank you, Abdul जी। सर सवाल खत्म हो गए हैं, आपकी अनुमति हो तो मैं वाइंड अप करता हूं। आखिर में धन्यवाद करने के पहले सर मैं आपकी ब्रीफिंग से जो निष्कर्ष निकला, निचोड़ निकला, वो वही बातें हैं जो बार बार पार्टी कहती रही है, और जो आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो इसका इलाज है वो है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। और जो 35,000 करोड़ भारत सरकार ने इसके लिए आवंटित किए थे उसमें से अब खबरों में है कि सिर्फ 4,500 या 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है, जबकि उससे 200 करोड़ वैक्सीन के वायल्स खरीदे जा सकते हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रमुखता से छापेंगे, टेलीविजन पे दिखाएंगे और लोगों तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी।